हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का 7th लेक्चर देख रहे हैं और इसमें मैं आपको थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ाने वाली हूँ, आयनाइजेशन पोटेंशियल। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। पहले वाले में मैंने आपको एटॉमिक रेडियस बताया, फिर आयनिक रेडियस बताया, अब थर्ड हम पढ़ रहे हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? हम जब भी कभी किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल बुलाते हैं। समझा मैंने क्या बोला? यानी हमें अगर किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, रिमूव करना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसके लिए एक और वर्ड है आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बुला सकते हैं। अब एंथैल्पी यानी क्या होता है? हीट होता है। ठीक है, देखिए कैसे। अगर किसी भी एटम में से आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं सोडियम मेटल का, एटॉमिक नंबर 11 है। अब ये इसके पास में ये ऐसा है, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इसका कन्फिगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। अब आपको वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो जब आपको वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो आपको ही एनर्जी लगानी पड़ेगी। वो एटम तो खुद से अपना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। तो अगर आपको एनर्जी लगानी पड़ रही है तो इट इज़ दी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। तो डेफिनेशन कैसी होगी आयनाइजेशन पोटेंशियल की? आपको क्या करना है? इसमें से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। अब जब आप इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो एटम जो है वो कैसा होना चाहिए? अकेला होना चाहिए। अगर अकेला है तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? आइसोलेटेड होना चाहिए। और एटम्स आइसोलेटेड स्टेट में कब होते हैं? जब वो गैसियस स्टेट में होते हैं, तब वो आइसोलेटेड स्टेट में होते हैं। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अब आप इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव कर रहे हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। उसका जो लास्ट शेल है, जहाँ पर उसने अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, वहाँ से वो रिमूव करने वाले हैं। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहाँ से? आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम। कैसा चाहिए हमें? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड एटम कौन से स्टेट में होते हैं? गैसियस। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, ये क्या है? इसकी डेफिनेशन है। समझ में आई आपको डेफिनेशन? Amount of energy required to remove the electron from the outermost orbit of an isolated gaseous atom। जब भी कभी हम किसी एटम में से उसके लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी। तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे जब हमें रिप्रेजेंट करना हो तो कैपिटल आई डॉट पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर कैपिटल आई डॉट ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब रिएक्शन के फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? अगर X नाम का कोई एलिमेंट है, वो कौन से स्टेट में होना चाहिए? गैसियस स्टेट में होना चाहिए। अब इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो अब देखो, पहले इस एटम में, जैसे मैंने एग्जांपल सोडियम का लिया था, तो इसके पास में 11 प्रोटॉन्स थे और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब जब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेंगे, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाएगा और प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स अब इसके पास में 11 प्रोटॉन्स रहेंगे और 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। कौन ज़्यादा है? प्रोटॉन ज़्यादा है, इसीलिए इस सोडियम मेटल के ऊपर क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आएगा? और वो भी प्लस चार्ज आ जाएगा। तो अगर मुझे ये रिप्रेजेंट करना है तो कैसा है? अगर X नाम का एलिमेंट है, गैसियस स्टेट में है, तो अब ये क्या फॉर्म हो जाएगा? आई एक्स प्लस, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, जगह नहीं है यहाँ। तो कैसे दिखेगा? देखिए, X नाम का एलिमेंट है गैसियस स्टेट में, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, इसीलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। और इसमें मुझे क्या लगी है? एनर्जी लगी है। अगर एनर्जी लगी है तो वो क्या हो जाएगी? उसको क्या बुलाएंगे हम? आयनाइजेशन एनर्जी बुलाएंगे। ठीक है,
अब जब भी हम किसी भी एटम में से एनर्जी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमेशा हमें एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी। तो देखिए, दो टाइप की प्रोसेस होती है बेटा, एक होती है एक्सोथर्मिक और दूसरी होती है एंडोथर्मिक। आपने पढ़ा है ये 10th क्लास में। एक्सोथर्मिक यानी जहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, एंडोथर्मिक यानी कि जहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो हमेशा आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो ये कैसी प्रोसेस हो गई, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये रिएक्शन कैसी रहती है, एंडोथर्मिक होती है। अब यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए आपकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है उसकी वैल्यू हमेशा काय में होती है, पॉजिटिव में होती है, क्योंकि आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब ये एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है बताइए, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट कैसे क्या हो सकता है, वोल्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं, वॉट हो सकता है, किलो जूल पर मोल हो सकता है ना। तो ऐसे यूनिट्स हो सकते हैं। अब यूनिट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल के, क्या क्या हो सकते हैं मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन वॉट हो सकता है, वोल्ट हो सकता है, वॉट में भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी के जितने यूनिट्स हैं वो सारे हो सकते हैं, या फिर किलो जूल पर मोल भी हो सकता है इसका यूनिट। ठीक है, ये हो गए आयनाइजेशन पोटेंशियल के यूनिट। अब हम किसी भी एटम में से कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकते हैं, अब देखते हैं, वो हम पढ़ेंगे। हम कितनी आईपीज मेजर कर सकते हैं किसी एक एटम से, यानी अगर मैंने सोडियम मेटल लिया तो वो कितनी देर तक अलाउ करेगा मुझे कि मैं एक एक इलेक्ट्रॉन लेते जाऊं। हम किसी भी एटम में से मैक्सिमम 3 ही इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रिमूव कर पाएंगे। अब देखिए क्यों, एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13 एटॉमिक नंबर है। तो इसका कन्फिग्रेशन लिखिए पहले, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब अगर मैंने इसका डायग्राम बनाया तो कैसा होगा, थर्ड शेल तक जाएगा। ठीक है, ये इसका एटॉमिक रेडियस रहने वाला है। अब इसमें कितने हैं, 13 प्रोटॉन्स हैं और 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें से मैंने पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम +1 बन जाएगा। यानी अब इसी के ऊपर प्लस चार्ज क्यों आया, यहाँ पर तो इसके पास 13 प्रोटॉन्स और 13 इलेक्ट्रॉन्स थे, जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए ये एटम न्यूट्रल है। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो ये क्या हो गई, उसकी IP1 हो गई। ठीक, अब फिर से देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर मैंने एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, यहाँ पर कितने बचे थे, 13 प्रोटॉन्स हैं और 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में ये क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम 2+, और इसके ऊपर कितने हैं, इसके पास में 13 प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर इसके पास में 13 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, 2 आया। और ये जो है ये फिर से निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, सेम एटम से निकाल रहे हैं इसलिए ये IP2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इससे फिर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। अगर मैं फिर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगी तो ये क्या हो जाएगी, IP3 हो जाएगी और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, 3+ हो जाएगा। और इसके पास में कितने हैं, 13 प्रोटॉन्स है और 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसके बियॉन्ड हम इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, तो एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन तभी तक देगा जब तक वो स्टेबिलिटी अटेंड नहीं कर लेता। एक तो पहली चीज़, स्टेबिलिटी कब होती है, जब एटम का शेल कंप्लीट होता है। कंप्लीट यानी क्या, अगर उसके पास में जैसे उसके जो ऑर्बिट्स होते हैं वो फुल कंप्लीटली फिल्ड है। जैसे एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, नियॉन।
नियॉन में 2p6 होता है, p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो p6 है मीन्स उसका कंप्लीटली फिल्ड है, तो वो कभी भी इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी नहीं रहेगा। पर अगर मैं सोडियम का केस कंसीडर करूँ तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसमें क्या होता है 2p6 3s1, यानी एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद में वो 2p6 पर आ जाएगा, मीन्स वो स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी हो जाता है, वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। एल्यूमिनियम के केस में क्या था, देखो ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद में उसके पास 2p6 यानी कि इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, जिस किसी के पास इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन होता है वो स्टेबल होता है, तो एल्यूमिनियम स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए ये कभी भी 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता। और हमें जो एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए उसी को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो उतनी एनर्जी अवेलेबल भी तो होनी चाहिए। अगर मुझे 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, तो अभी देखिए पहले क्या था, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को हैंडल कर रहा था अट्रैक्शन के लिए, अब यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पर 13 प्रोटॉन्स, सॉरी यहाँ पर भी 13 प्रोटॉन्स बोला था, 13 प्रोटॉन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स एक से ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ 13 प्रोटॉन्स है 11 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर अब और ज़्यादा हो रहा है, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना। अब यहाँ पे 13 प्रोटॉन्स है और 10 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। अब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी और उतनी एनर्जी स्पेस में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम किसी भी एलिमेंट की कितनी आईपीज मेजर कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 आईपीज ही सिर्फ मेजर कर सकते हैं। हम कितनी आईपीज मेजर कर सकते हैं, सिर्फ 3 आईपीज मेजर कर सकते हैं। जिस दिन हम 4th आईपी मेजर करने लगेंगे उस दिन हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग करता है, क्योंकि वहां पर उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन से वो अगर 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगा तो वो तो आयनिक बॉन्ड बनाने लगेगा। अगर वो जिस दिन आयनिक बॉन्ड बनाने लगेगा उस दिन तो ऑर्गेनिक का कुछ रिएक्शन सारी गलत हो जाएगी, तो हमें पढ़ना ही नहीं होगा। मीन्स हम अगर ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कार्बन कौन से बॉन्ड बनाता है, सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकते हैं किसी भी एटम में से, 3। तो आईपी कितनी मेजर की जा सकती है, 3 ही आईपीज मेजर की जा सकती है। अब देखो इसको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कम एनर्जी लगेगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए और ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। मीन्स अगर मैं कंपेयर करूँ IP1, IP2 और IP3 को, तो IP3 की एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगी और IP1 की सबसे कम होगी। मीन्स जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो आपको एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए वो भी ज़्यादा लगती जाएगी। ठीक, समझा यहाँ तक? अब हम ये पढ़ेंगे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मीन्स फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल। वेरिएशंस तो बाद में पढ़ेंगे, अभी हम आयनाइजेशन पोटेंशियल के भी क्या पढ़ने हैं, हमें फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। सबसे पहला फैक्टर है आयनाइजेशन पोटेंशियल जो डिपेंड करता है वो है साइज ऑफ द एटम। साइज ऑफ द एटम पे डिपेंड करता है। देखिए बेटा, अगर एटम का साइज छोटा होगा, यानी एक एग्जांपल ले लेती हूँ, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसके पास में कन्फिग्रेशन अगर हम लिखे तो 1s2 2s1। अब देखो डिस्टेंस न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में है ये शेल, अगर न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में है तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, तो अभी इसमें क्या है, 3 शेल होते हैं क्योंकि इसका कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी कि यहाँ से यहाँ पर है तो डिस्टेंस ज़्यादा है। देखो साइज जितना छोटा होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसे आपको रिमूव करना है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के पास में है, और इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसे हमें रिमूव करना है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है। हम न्यूक्लियस से जितना पास में रहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, हम न्यूक्लियस से जितना दूर रहेंगे यानी इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा। तो अभी इन दोनों में से किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी जाएगा, इसमें से, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। तो फैक्टर क्या हो गया, साइज ऑफ एटम के लिए हमेशा अगर हमें कम आईपी चाहिए यानी कि कम एनर्जी लगनी चाहिए ना हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, तो क्या फेवरेबल रहेगा, बड़ा साइज, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी किस पर डिपेंड करती है, यानी अगर मैं इसकी आईपी मेजर करूं तो इसकी आईपी क्या होगी, हाई रहेगी, और इसकी आईपी जो होगी वो क्या होगी, लो रहेगी। ठीक है, तो
आईपी जो होती है यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस पर डिपेंड करती है। ये हो गया हमारा फर्स्ट फैक्टर। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है, नेक्स्ट फैक्टर है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। चार्ज ऑन द न्यूक्लियस यानी कैसे? देखिए, अगर एक एग्जांपल ले लूँ मैं लिथियम और दूसरा एग्जांपल ले लूँ बेरिलियम। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो फिर इसमें कैसा होगा? कन्फिग्रेशन क्या होगा? 1s2 2s1। यानी अगर मैं इसका शेल ड्रॉ करूँ, यानी इस एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस है, इसके 2 शेल हैं। मीन्स ये 3 के प्लस चार्ज से इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब मैं एग्जांपल बेरिलियम का लेती हूँ। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 4 है तो कन्फिग्रेशन क्या होगा? 1s2 2s2। अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगी इसका तो कैसा होगा? 2 ही रहेगा, डिस्टेंस तो उतना ही है, बट ये अब 4 के प्लस चार्ज से इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। मीन्स अगर न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी ज्यादा लगेगी। तो समझा क्या बताना है कि अगर ये फिर कैसा हो जाएगा? चार्ज ऑन द न्यूक्लियस जैसे जैसे इंक्रीज होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज होगी। मीन्स आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होती है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। वैसे ही सेम साइज ऑफ एटम के लिए भी कैसा है? जितना छोटा साइज होगा आईपी उतनी कम होगी, जितना छोटा साइज होगा आईपी उतनी ज़्यादा होगी, और जितना बड़ा साइज होगा आईपी उतनी कम होगी, क्योंकि उसका डिस्टेंस बढ़ गया है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। इसीलिए ये कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी बताया था ना मैंने आपको लिथियम और सोडियम के केस, किससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी था? सोडियम से। मीन्स इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, मीन्स क्या हो रहा है? साइज बड़ा है और आईपी कम लग रही थी, इसीलिए ये क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ये क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब नेक्स्ट फैक्टर पढ़ेंगे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? यानी अगर जैसे मेरे पास में एग्जांपल ले लेती हूँ मैं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ पर कितनी शेल्स होने वाली है? 3 शेल्स होने वाली है। अब क्या होगा कि इसके ऊपर 11 का प्लस चार्ज है। अब ये 11 का प्लस चार्ज जब ये फर्स्ट शेल से पास करेगा तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है, तो वो इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा अब्जॉर्ब कर लेगा। अब फिर जब इस शेल को पास करने के बाद में जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा वो 11 प्लस तो नहीं बचेगा, वो कम हो जाएगा। सपोज कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो अब यहाँ से जब वो पास होके बाहर निकलेगा तो यहाँ कितने बचेंगे? 8 पॉजिटिव चार्ज बचेगा। अब इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? देखिए सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8। मीन्स यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो अब वो भी तो ये प्लस चार्ज एब्जॉर्ब करेंगे, अब वो प्लस चार्ज एब्जॉर्ब करेंगे और फिर आगे वाले पे जाएंगे। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। मीन्स इस पर जो फोर्स आ रहा है, अब जैसे इस पर जो फोर्स आ रहा है वो पूरे 11 प्लस का है, पर इस पर जो आ रहा है वो थोड़ा कम है क्योंकि इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। सेम वैसे यानी हम क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ रही है तो ये स्क्रीन्स ऐड हो रही है। ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है ये भी तो चार्ज को एब्जॉर्ब करेंगे। अगर वो चार्ज को एब्जॉर्ब करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज की डेंसिटी कम होते जाएगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होते जाएगा। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। सपोज कर लीजिए कि सन एक न्यूक्लियस है और हम इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम इस क्लासरूम में बैठे हुए हैं और सन बाहर है। अब हमारे घर में हमारे इस क्लासरूम में एक विंडो लगी हुई है। उस विंडो पे मैं एक सन स्क्रीन लगा दूँ तो क्या होगा? एक विंडो के ऊपर स्क्रीन लगा दी मैंने, सन स्क्रीन, तो क्या होगा? पहले जब विंडो खुली थी तो सन की रेज डायरेक्टली क्लासरूम के अंदर आ रही थी और हम इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम अट्रैक्ट हो रहे थे। अब मैंने जैसे ही एक स्क्रीन लगा दी तो क्या होगा? सन की लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई, मीन्स अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब अगर मैं फिर से एक और स्क्रीन लगा दूँ तो और कम हो जाएगी।
एक और स्क्रीन लगा दूँ और कम हो जाएगी। मीन्स क्या हो रहा है, वो जो इंटेंसिटी सन की जो लाइट आ रही थी वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, वो स्क्रीन्स एब्जॉर्ब करे, और स्क्रीन्स में कौन है हम कंसिडर करें, इलेक्ट्रॉन्स है। इसीलिए वो क्या होती है, जैसे जैसे हम अंदर स्क्रीन्स ऐड करते जाते हैं उसकी इंटेंसिटी लाइट की कम होते चले जाती है, तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होगा। समझा आपको क्या बताया? मीन्स अब जब ये 11 का प्लस चार्ज पास करके आएगा तो इसके ऊपर तो कम ही रहेगा। मीन्स जितनी कम स्क्रीन्स होगी वो आयनाइजेशन पोटेंशियल उतनी हाई होगी, जितनी ज़्यादा स्क्रीन्स रहेगी आयनाइजेशन पोटेंशियल उतनी कम होगी। जैसे अगर ये मैंने सोडियम का एग्जांपल लिया, अगर मैंने सपोज कर लीजिए आयोडीन का एग्जांपल लिया होता, आयोडीन का एटम का साइज बहुत बड़ा होता है, उसमें तो 7th शेल में या 6th शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 6th शेल में है, तो डिस्टेंस कितना ज़्यादा होगा, तो अब इसमें तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। 6th शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने वाले, तो यहाँ तक के ये चार्ज को यहाँ पहुँचने के टाइम तक वो तो उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होगा। इसी को हम क्या बुलाते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बुलाते हैं। समझा क्या बेटा आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? as the number of electrons in inner orbits increases, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। जितने ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल उतना कम होगा। ठीक है, समझा ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? फिर अब हम नेक्स्ट देखेंगे पेनिट्रेशन इफेक्ट। नेक्स्ट फैक्टर हम पढ़ेंगे पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसके लिए हम ऐसा एटम जिसके पास में ये फर्स्ट शेल है, सेकेंड शेल है और थर्ड शेल भी है। ठीक है, अब हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट शेल में कौन सा ऑर्बिटल होता है, सिर्फ एस होता है। सेकेंड शेल में कौन से होते हैं, एस और पी दो होते हैं। थर्ड में कितने होते हैं, एस पी और डी भी होता है। तो अभी हम ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें 3 शेल्स हैं। अगर सपोज करिए कि जैसे एग्जांपल मैंने सोडियम लिया एटॉमिक नंबर 11, तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s है, तो मुझे उसके s ऑर्बिटल से रिमूव करना है। और s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है, तो वो मैं ऐसे बना देती हूँ, तो वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है और ये डिस्टेंस है। ठीक है, अगर कोई और एग्जाम्पल लिया होता मैंने, ये यहाँ पर ये डिस्टेंस रहेगा क्योंकि मेरा थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मैंने कोई और एग्जाम्पल लिया होता जिसमें 3p1 होता, 3p1 अगर होता तो क्या होता देखिए। 3p1 के केस में जैसे एग्जांपल एल्यूमिनियम में 3p1 आएगा ना। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और फिर 3p1। अब अगर इसमें भी थर्ड शेल ही है, पर थर्ड शेल में कहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला p ऑर्बिटल में। और p का शेप क्या होता है, आपको बताया था मैंने, p का शेप क्या होता है, डम्बल शेप का होता है वो, यानी कि ये यहाँ पर से ऐसा एक डम्बल बनेगा। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो इस ऑर्बिटल में फिक्स नहीं कर सकते, वो कहीं पर भी हो सकता है। हम सबसे फारदेस्ट पोजीशन लेते हैं। अब देखो, अगर मुझे एस में से निकालना था तो डिस्टेंस ये था, सपोज कर लेती हूँ कि ये 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। अब अगर मुझे पी में से इलेक्ट्रॉन निकाला और मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये डिस्टेंस कितना है, उससे तो ज़्यादा ही है, मीन्स 11 सेंटीमीटर्स है। मीन्स अब इसको इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा रहता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी रहता है। अब अगर सपोज करिए कि मेरे पास कोई ऐसा एग्जांपल है जिसमें इलेक्ट्रॉन, अब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 3D में है। अगर 3D में इलेक्ट्रॉन एक प्रेजेंट है तो 3D का शेप क्या होता है, डी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डबल डम्बल होता है। तो वो कैसा दिखेगा, एक और इसके ऊपर डम्बल बनाते हैं। ठीक है, डबल डम्बल का शेप है। अब ये अगर डबल डम्बल है तो इसमें देखिए आप, इलेक्ट्रॉन हमें फारदेस्ट पोजीशन पे ही कंसीडर करना है, तो मैं यहाँ कर लेती हूँ।
अगर वो यहाँ पर है तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना तो और ईजी है, क्योंकि अब डिस्टेंस और ज़्यादा है, मीन्स ये 11 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है। सपोज कर लेती हूँ मैं 12 सेंट, मैं सपोज कर रही हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही डिस्टेंसेज हो गए। वैसे भी हमारे एटम का साइज ही एंगस्ट्रॉम यूनिट पे है। मैं आपको समझाने के लिए सेंटीमीटर्स ले रही हूँ, क्योंकि हमारा वो पढ़ा हुआ। तो अब देखिए, एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास में था। पी में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा एज कम्पेयर टू एस, और डी में से निकालना तो और इजी होगा। अब आप सोचिए, अगर एफ में इलेक्ट्रॉन रहता, सेम शेल की बात कर रहे हैं, अगर एफ में होता तो उसे उसका इलेक्ट्रॉन निकालना तो और इजी होता, क्योंकि डिस्टेंस और ज़्यादा होता। मीन्स इसी को हम क्या बुलाते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट बुलाते हैं। तो पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, पेनिट्रेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होती है, यानी कि अट्रैक्शन की अगर ज़्यादा होती है, तो वो न्यूक्लियस के उतना ज़्यादा पास में होता है। तो पेनिट्रेशन पावर के लिए क्या हो जाएगा, ऑर्डर एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होता है, तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा। अगर पी में रहा तो कम रहेगा, और डी में रहा तो थोड़ा और कम होगा, और एफ में होगा तो सबसे कम होगा। तो ये ऑर्डर होता है पेनिट्रेशन पावर का। समझा बच्चों आपको? देखो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पेनिट्रेशन पावर यानी क्या, सेम शेल में हम अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रख करके चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर 3s का निकालना है तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि उसका डिस्टेंस कम है। फिर अगर मुझे 3p में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी कम लगेगी एज कम्पेयर टू अर्लियर केस, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर 3d में से निकालना है तो एनर्जी और कम लगेगी, क्योंकि डिस्टेंस और कम है और ज़्यादा है, सॉरी। और अगर f में से निकालना है तो सबसे कम एनर्जी लगेगी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से, उस इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ईजी होगा। जितने ईजीली हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाएंगे, उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल उतनी कम होगी। समझा सभी को? अब लास्ट फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड करता है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कैसा, अगर एटम, एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2। अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड रहते हैं और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट होता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये तो पेयर्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स, उसको इलेक्ट्रॉन देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है देने में, तो आपको फिर फोर्सफुली उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। जब आप फोर्सफुली निकालेंगे तो आपको एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो देखिए इसीलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो फुल फिल्ड ऑर्बिट्स का हमेशा ज़्यादा होता है। अगर मैं दूसरा एक एग्जाम्पल ले लूँ, ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन की जगह पर मैं ले लेती हूँ बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2 2s2 2p1। अब बोरॉन जो है ये इनकम्प्लीट ऑर्बिट है। इनकम्प्लीट यानी पी की कैपेसिटी कितनी होती है 6 इलेक्ट्रॉन्स की, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1। ये कम्प्लीटली फिल्ड तो है नहीं, अगर कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन देने से इसके पास में तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन देना क्यों चाहता है, क्योंकि उसे स्टेबिलिटी चाहिए होती है, उसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन देने से ये हीलियम जैसा बन जाएगा, हीलियम बोल रही हूँ, ये बेरिलियम जैसा बन जाएगा, फुल फिल्ड हो जाएंगे ये। तो अगर ये फुल फिल्ड हो गया तो इसे तो इलेक्ट्रॉन देने की कोई, यानी इसे ये स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए ये तो बहुत जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। मीन्स जब भी कभी कोई फुलफिल्ड ऑर्बिटल होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, क्योंकि वो स्टेबल होता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, 1s2 2s2 2p6। देखो ये कम्प्लीटली फिल्ड है। सेकेंड ऑर्बिट में कितनी जगह होती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं हम, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है, तो वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। इसीलिए इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल तो बहुत हाई होगी, क्योंकि ये कैसा है, स्टेबल स्पीशीज़ है। ठीक है, समझा फिर आपको? तो स्पीशीज़ कैसे होनी चाहिए, अगर किसी का आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका हाई रहता है, जिनके पास में कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। एक एग्जांपल लेती हूँ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। तो ये भी जो है इसकी भी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। जब भी कभी किसी एटम के पास में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है।
एज कम्पेयर टू इनकम्प्लीटली फिल्ड या फिर इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। तो हाफ फिल्ड क्यों होता है ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले हैं। अभी आप इतना ही ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कैसा होना चाहिए, या तो वो स्पीशीज कम्प्लीटली फिल्ड होने चाहिए या फिर वो स्पीशीज हाफ फिल्ड होने चाहिए, तो वो स्टेबल होते हैं। तो कौन कौन सी स्पीशीज स्टेबल होती है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होता है, या तो वो हाफ फिल्ड होता है या फिर कंप्लीटली फिल्ड होता है। ठीक, तो अगर हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड होगा तो उनकी आईपी ज़्यादा होगी, और अगर नहीं है ऐसा तो उनकी आईपी कम होगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल। समझा सभी को आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। अब हम इसके बाद में इसके वेरिएशंस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।